कमांडो उमर सरदार जी के मोटर मैकेनिक के खोखे के पास पहुंच गया। सरदार जी का खोखा बंद था और खोखे के ऊपर जो बत्ती लगी थी वो बुझी हुई थी। सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अहाते के अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में इसे सीक्रेट सेक्शन के ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ तिरंगा झंडा नजर आ रहा था, जहां इस ब्लॉक से इसने खुफिया राजों वाली फाइल चुरानी थी। वो बिल्कुल ना रुका, 6-7 कदम बड़ी बेनियाजी से चलता गया, फिर एकदम रुका और बैठ गया। बैठते इसने गर्दन मोड़कर मोटर मैकेनिक सरदार जी के खोखे की तरफ देखा और सामने से किसी गाड़ी की रोशनी सड़क पर पड़ी। कमांडो उमर सड़क की तरफ पीट करके बैठ गया। जब गाड़ी काफी दूर चली गई तो वो एकदम से उठा और दौड़कर सड़क पार की और खोखे के पीछे अंधेरे में खोखे की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो उकाबी नजरों से दाएं बाएं देख रहा था। उस वक्त इत्तेफाक से सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी। ये एक सुनहरी मौका था। वो खोखे के अकब में खोखे और अहाते की दीवारों के दरमियान आ गया। यहाँ 2-3 पुराने टायर पड़े थे। इन पर पांव रखकर वो खोखे की छत पर चढ़ गया। यहाँ से अहाते की दीवार का फासला अब मुश्किल 4 फुट होगा और बुलंदी भी इतनी ही थी। ये इंडिया के महकमा दिफा वालों की नालायकी थी कि इन्होंने इतने हसास इदारे के बाहर अहाते की दीवार के साथ एक मोटर मैकेनिक को खोखा बनाने की इजाजत दे दी। हकीकत ये है कि अगर वहाँ ये खोखा ना होता तो कमांडो उमर के लिए 15 फुट ऊंची दीवार को पार करना अच्छा खासा एक मसला बन सकता था। इसने खेस उतार कर इसको तय किया और अहाते की दीवार के ऊपर जो टूटी हुई बोतलों के टुकड़े लगे थे उनके ऊपर फेंक दिया। इसके साथ ही उछलकर दीवार की मुंडेर को पकड़ लिया। तय किए हुए खेस ने गद्दियों का काम दिया और हाथों को शीशों के टुकड़ों से जख्मी होने से महफूज रखा, लेकिन इसके हाथों में हल्की सी चुभन महसूस हो रही थी। इस किस्म की दीवारों पर चढ़ने उतरने की इसे काफी ट्रेनिंग मिली हुई थी। इसने मुंडेर पर चढ़कर दूसरी तरफ देखा। दीवार पर खड़े होकर सीक्रेट सेक्शन की मुंडेर पर कमर डालना खतरनाक साबित हो सकता था। किसी तरह से भी वो किसी गार्ड या गश्त करती पेट्रोल पार्टी को नजर आ सकता था। सीक्रेट सेक्शन की दीवारों और अहाते की दीवार के दरमियान 6-7 फुट का खला था। नीचे काट कबाड़ सा नजर आ रहा था। इसने अल्लाह का नाम लिया और मुंडेर पर हाथ जमा कर नीचे लटक गया। इस तरह दीवार का 6 फुट का फासला कम हो गया था। इसने हाथ छोड़ दिए और रद्दी कागजों के अंबार के ऊपर गिरा और वहीं सांस रोक कर बैठ गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि आया इसे किसी ने देखा तो नहीं, किसी तरफ से कोई आवाज तो नहीं आई। अहाते के अंदर कॉम्प्लेक्स में खामोशी छाई हुई थी, मगर बुलाकों के आगे रोशनी हो रही थी। इसे मालूम था कि सीक्रेट सेक्शन के बुलाक के सामने 2 सिपाही पहरे पर खड़े होंगे। जमील मादी ने इसे यही बताया था कि वहाँ 2 सिपाही हर वक्त पहरे पर मौजूद होते हैं। इसे ये ख्याल रखना पड़ रहा था कि कहीं वो इसकी आहट सुनकर चौकन्ने ना हो जाएं। जहाँ वो रद्दी कागजों के ढेर पर पड़ा था वहाँ अंधेरा था। इसने बैठे बैठे पतलून की जेब से नायलॉन की बारीक रस्सी का गुच्छा निकाल कर खोला और रस्सी के सिरे को रस्सी के साथ जोड़कर आगे 3 फुट कदर का एक गोल हल्का बनाया। फिर उठकर सीक्रेट सेक्शन की दीवार का जायजा लिया। ऊपर छत पर अंधेरा छाया हुआ था, मगर इसे मालूम था कि किस जगह पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है। जैसे कि इन्हें तरबियत दी गई थी, इस पर अमल करते हुए कमांडो उमर ने रस्सी के गोल हल्के को 6-7 मरतबा जोर से घुमाया और फिर ऊपर छत की तरफ उछाल दिया। इसका ख्याल था कि वो रस्सी के हल्के को झंडे के पाइप में डालने में कामयाब हो जाएगा और अगर इसमें कामयाब ना भी हुआ तो रस्सी का हल्का ऊपर किसी न किसी जगह जरूर अटक जाएगा। पहली बार ऐसा ना हुआ और रस्सी खींचने से नीचे आ गई। दूसरी बार भी इसे कोई कामयाबी ना मिली। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि कमांडो उमर अंधेरे में तीर चला रहा था। झंडे का पाइप अगर इसे नजर आ जाता तो ये पहली बार में ही कमंड डालने में कामयाब हो जाता। खैर, तीसरी बार कमंड का हल्का ऊपर उछालकर कमांडो उमर ने रस्सी को खींचा तो वो छत पर किसी जगह अटक गया था। कमांडो उमर ने जोर से रस्सी को खींचा। रस्सी किसी जगह बड़ी सख्ती से अटकी हुई थी। इसने रस्सी को दोनों हाथों से थाम कर दोनों पांव दीवार के साथ लगाए और देखते देखते बड़ी फुर्ती से दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर चढ़ने के बाद वो वहीं अंधेरे में बैठ गया और छत पर इतना अंधेरा नहीं था। कॉम्प्लेक्स की दूसरी इमारतों और दूसरे बुलाकों की रोशनियों के अक्स पड़ रहे थे। फीकी चांदनी सी रोशनी फैली हुई थी। कमांडो उमर ने सबसे पहले नायलॉन की बारीक रस्सी को समेटा। इसका हल्का छत की मुंडेर की बाहर निकली हुई ईंटों में अटका हुआ था। रस्सी सिमट कर वो इस तरह छत पर बैठा रहा और वो तेज निगाहों से छत का जायजा भी ले रहा था। इसकी आंखें आतिशदान की चिमनी को तलाश कर रही थी। आखिर चिमनी से नजर आ गई। ये चिमनी दाएं जाने वाली दीवार में बनी हुई थी। कमांडो उमर बैठे बैठे पाँव के बल खिसकता हुआ चिमनी के पास आ गया। जमील वादी ने बताया था कि चिमनी के अंदर 1.25 फुट का खला है। कमांडो उमर ने घुटनों के बल खड़े होकर चिमनी के अंदर निगाह डाली। नीचे सीक्रेट सेक्शन के कमरे में जो बत्ती जल रही थी इसकी हल्की रोशनी पड़ रही थी।
कमांडो उमर को ट्रेनिंग के दौरान 2-2.5 फुट के कतर के पाइप में से कई बार गुजारा गया था। चिमनी और पाइप में चंद इंचों का ही फर्क था। कमांडो उमर ने जल्दी से रस्सी का हल्का चिमनी के गिर्द डाल दिया और रस्सी चिमनी के अंदर लटका दी। अब इसे चिमनी के अंदर उतरना था। कमांडो उमर ने चिमनी के अंदर हाथ डालकर इसकी दीवार पर रगड़ा और बाहर निकालकर गौर से देखा। इसका हाथ काला नहीं हुआ था। इसका मतलब यह था कि नीचे आतिशदान में लकड़ियों की बजाय गैस का हीटर लगा हुआ है, जो शायद सर्दियों में लगाया जाता है। चिमनी की दीवार के साथ मिट्टी, गर्द और जाले लगे हुए थे। अब ये सोचने का वक्त नहीं था कि नीचे कमरे में इस वक्त कोई आदमी तो नहीं बैठा हुआ। ये इस बात से बेनियाज होकर अमली कदम उठाने का वक्त था और कमांडो उमर इसलिए वहां इतना बड़ा खतरा मोल लेकर आया था। इसने रस्सी चिमनी के अंदर फेंक दी और झुक कर नीचे देखा। वो ये देखना चाहता था कि अगर कमरे में कोई शख्स मौजूद हुआ तो चिमनी में रस्सी गिरते देखकर वो जरूर रस्सी को पकड़कर चिमनी में से ऊपर देखेगा, मगर ऐसा ना हुआ। रस्सी चिमनी में लटकती रही। कमांडो उमर ने रस्सी को दोनों हाथों से थामा और चिमनी में उतर गया। इसके कंधे चिमनी की दीवारों से टकरा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। इसका सारा बोझ इसके हाथों ने उठा रखा था। नायलॉन की रस्सी इसके हाथों में धंसने लगी। कमांडो उमर ने जल्दी से अपने घुटने चिमनी की दीवारों से पंसा दिए और इस तरह से इसके हाथों पर जो बोझ पड़ा हुआ था वो थोड़ा हल्का हो गया। उसूली तौर पर कमांडो उमर को रस्सी अपनी कमर के गिर्द इस तरह बांधनी चाहिए थी कि जैसे जैसे वो नीचे उतरता जाता रस्सी को छोड़ता जाता, मगर इसके लिए वहां चिमनी के अंदर जगह तंग थी और वो हाथों की मदद से रस्सी को कमर के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता खोल नहीं सकता था। बहरहाल वो किसी न किसी तरह घिसटता हुआ चिमनी के पाइप में नीचे उतर गया। जैसे ही इसके पांव आतिशदान की जमीन पर लगे वो बैठ गया। इसके आगे आतिशदान में गैस का हीटर लगा हुआ था जो बंद था। कमरे में रोशनी हो रही थी। इसने सर आगे करके कमरे का बगौर जायजा लिया और कमरा बिल्कुल खाली था। जमील मादी के कहने के मुताबिक बिल्कुल सामने दीवार के साथ लोहे की 3 ऊंची ऊंची अलमारियां लगी हुई थी। इसलिए दरमियान वाली अलमारी का ताला खोलना था, क्योंकि जमील मादी ने इसे यही बताया था कि जंगी जहाजों की आमदो रफ्त के अंदराज वाली टॉप सीक्रेट फाइल दरमियान वाली अलमारी के खाने में ही है। गैस के हीटर को एक तरफ हटाकर कमांडो उमर आतिशदान से बाहर निकल आया। आतिशदान की चिमनी की रगड़ से इसकी कमीज के बाजू और पतलून और सर पर चिमनी के अंदर लगे हुए जाले चिमट गए थे। इसने कमरे का जायजा लिया। कमरे में एक बल्ब रोशन था। सामने 3 लोहे की अलमारियां दीवार के साथ लगी हुई थीं। दूसरी दीवारों के साथ एक लंबी मेज और लकड़ी की अलमारियां लगी हुई थी। इसने कान लगाकर सुना। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसने जेब से इलेक्ट्रॉनिक रॉड निकाला और दरमियान वाली अलमारी की तरफ बढ़ा दिया। वक्त ज़ाया करना खतरनाक साबित हो सकता था। इससे ये भी डर था कि हो सकता है कि अलमारी को हाथ लगाने से बाहर किसी जगह खतरे का अलार्म बज उठे और इस अलार्म के बारे में जमील मादी को भी इल्म ना हो। बहरहाल अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। इस अलमारी के कीवाड़ में अंदर की जानिब लगे हुए ताले को गौर से देखा। ये डिजिटल मैग्नेटिक ताला था। सही खुफिया नंबर मिलाने से इसकी मैग्नेटिक लहर अपने आप को मौकूफ हो जाती थी और ताला खुल जाता था। कमांडो उमर को ताला खोलने के लिए नंबरों का इल्म नहीं था और इन नंबरों का जमील महदी को भी इल्म नहीं था। इसलिए इसने अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक रॉड की बारीक सलाख ताले के अंदर एक खास सुराख में डालकर इसे दाएं जानिब थोड़ा सा घुमाया और रॉड के सिरे के करीब लगा हुआ बटन दबा दिया, जिसकी वजह से खटक की आवाज के साथ ताले में एक मामूली सा धमाका हुआ, जिसकी आवाज बड़ी धीमी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से ताला खुल गया। कमांडो उमर ने अलमारी के दोनों दरवाजे खोल दिए। अलमारी में हर किस्म की फाइलें और कागजात पड़े थे। जमील मादी ने कहा था कि टॉप सीक्रेट फाइल दरमियाने खाने में रखी होगी। दरमियाने खाने में 4 फाइलें पड़ी थी। कमांडो उमर ने जल्दी चारों फाइलें देखी। इनमें से एक फाइल पर ऊपर अंग्रेजी के मोटे सुर्ख हरूफ में क्लासिफाइड और नीचे स्याह लफ्जों में टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। कमांडो उमर फाइल खोलकर देखने लगा। इसका चेहरा खुशी से खुल उठा। यही वो फाइल थी जिसकी इसे तलाश थी। इसके दूसरे सफ़े पर उस जहाज का नाम और नंबर दर्ज था जो भारी मिकदार में गोला बारूद और असला लेकर हिंदुस्तान आने वाला था। फाइल में इसराइली बंदरगाह का नाम भी लिखा हुआ था जहां से जहाज को भारत की तरफ रवाना होना था। दूसरे सफ़े पर इस जदीद तरीन हलाकत खेज असला की पूरी फहरिस्त दर्ज थी जो जहाज में कश्मीरियों पर इस्तेमाल होने के लिए लाया जा रहा था। कमांडो उमर ने जेब से सिगरेट का लाइटर के साइज का ताकतवर कैमरा निकाला और जल्दी फाइल के मतलूबा सफ़हात की तस्वीरें लेने लगा। इसके बाद इसने फाइल को बंद करके दूसरी फाइलों में उसी तरह लगा दिया जिस तरह से वो पहली लगी हुई थी। अब ताले को पहले की तरह लॉक करना और इसमें बरकी रूह को बहाल करना था।
कमांडो उमर ने अलमारी को बंद किया, ताला लगाया और इलेक्ट्रॉनिक रॉड से सबसे पहले इसकी बैटरी की बरकी रो को बहाल किया। इसके बाद रॉड की सुई को डिजिटल के 2 सुराखों में बारी बारी डाला और इन पर हल्का हल्का दबाव डालकर जल्दी से रॉड की सुई बाहर खींच ली। सर्किट पूरा होने पर क्लिक की आवाज आई और ताला फिर से बंद हो गया। कमांडो उमर ने जेब से रुमाल निकाला, अलमारी और ताले पर लगे हुए अपने उंगलियों के निशान अच्छी तरह साफ किए और आतिशदान की तरफ आकर गैस के हीटर के पीछे बैठ गया। नायलॉन की रस्सी ऊपर तक जा रही थी। इसने रस्सी को 2-3 बार आहिस्ता आहिस्ता खींचा। जब इसकी तसल्ली हो गई तो चिमनी के पाइप में दोनों घुटने बसाए और रस्सी को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। उसी वक्त कमांडो उमर को एहसास हुआ कि दस्ताने लाने कितने जरूरी थे। जैसे इसके हाथ चिमनी से बाहर आए, इसने रस्सी को छोड़कर चिमनी की मुंडेर को पकड़ लिया और पूरी ताकत से जिस्म को ऊपर उठाकर बाजुओं से मुंडेर को पकड़कर अपने जिस्म को कमर तक बाहर निकाला और फिर बारी बारी दोनों टांगे बाहर निकाली। छत पर आने के बाद वो वहीं बैठ गया। इसका सांस फूल गया था। चिमनी के पाइप में ऊपर चढ़ते हुए इसे काफी मुशक्कत करना पड़ी थी। इसने जल्दी जल्दी नायलॉन की रस्सी को ऊपर खींचा और इसका हल्का चिमनी से उतारा। इसका गुच्छा बनाकर इसे पतलून की जेब में ठोंस दिया। इलेक्ट्रॉनिक रॉड और कैमरे को इसने पहले ही पतलून की महफूज जेब में संभाल रख लिया था। जब वो छत की अकबी सड़क वाली मुंडेर पर आया तो दोबारा रस्सी को जेब से बाहर निकाला। इस दफा मुंडेर की एक ऐसी बाहर निकली हुई पुख्ता ईंट में रस्सी का हल्का डाला जिसको नीचे से उछालकर वो बाहर भी निकाल सकता था। रस्सी इसने नीचे लटका दी। ये जगह वही थी जो अहाते की सड़क वाली दीवार और सीक्रेट सेक्शन के दीवार के दरमियान एक जगह थी जहां रद्दी कागजात के ढेर लगे हुए थे। वो तेजी से नीचे उतर गया और रस्सी को 2-3 बार ऊपर को उछाला। रस्सी ईंट के हल्के में से निकलकर कमांडो उमर के ऊपर आ गिरी। इसके बाद इसने रस्सी का गुच्छा बनाकर पतलून की जेब में ठोंस दिया और अहाते की दीवार के पास उस जगह आ गया जहां इसने दीवार की मुंडेर पर लगे हुए शीशे के टुकड़ों पर अपना केस डालकर रखा हुआ था। रद्दी कागजों के ढेरों पर पांव रखकर किसी न किसी तरह वो दीवार की मुंडेर पर चढ़ने में कामयाब हो गया और दूसरी जानिब सरदार जी मोटर मैकेनिक की खोखे की छत पर कूदने की बजाय मुंडेर के साथ छिपकली की तरह चिमटा रहा। इसे मोटर के इंजन की आवाज आई थी। थोड़ी देर बाद इस पर मोटर की हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी। वो बेहिस्सो बेहरकत साकत होकर दीवार की मुंडेर से चिमटा रहा। ये कोई ट्रक था। ट्रक गुजर गया। सड़क जब खाली और सुनसान हो गई तो वो खोखे की छत पर कूद गया। कूदने के बाद भी वो चंद सेकंड तक वहीं बैठा रहा। फिर इसने खेस के लटके हुए किनारे को पकड़कर इसे ऊपर को उछाला। 2-3 बार ऐसा करने से खेस मुंडेर के शीशे के टुकड़ों पर से निकलकर इसके ऊपर आकर गिरा। इसने खेस अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और खोखे की छत से नीचे सड़क पर छलांग लगा दी। इसे तवक्को नहीं थी कि इसका ये मुश्किल काम इतनी जल्दी और आसानी से हो जाएगा। इसकी कमांडोज की जिंदगी के तजुर्बे ने बताया था कि कभी कभी मुश्किल से मुश्किल काम और पेचीदा से पेचीदा काम भी बड़ी आसानी और रवानी से हो जाता है और कभी कभी आसान और सहल तरीन काम में ऐसी रुकावट पैदा हो जाती है कि 1000 कोशिश के बावजूद इसमें नाकामी का मुंह देखना पड़ जाता है। कमांडो उमर सरदार जी के खोखे की दीवार के पास ही बैठा था। इसने एहतियात के तौर पर बैठे बैठे जेब में से सिगरेट लाइटर के साइज वाला कैमरा निकालकर अपने पाँव की जुराब के अंदर ठोंस दिया था। ऐसा इसने इसलिए किया था कि अगर रास्ते में पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी से रोककर तलाशी ले तो कम से कम कैमरा इसकी जेबों में से बरामद ना हो। नायलॉन की रस्सी का गुच्छा इसने वहीं एक तरफ फेंक दिया। अब इसके पास एक ही काबिल इतराज शय थी, यानी कमांडो चाकू। आम पुलिस वालों को कमांडो चाकू की पहचान नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा चाकू तलाशी में बरामद हो जाए तो पुलिस को शक पड़ सकता है कि ये शख्स किसी को कत्ल करने तो नहीं जा रहा या किसी का खून करके तो नहीं आ रहा। पहले इसको ख्याल आया कि वो चाकू भी वहीं किसी जगह फेंक दे। फिर ये सोचकर इसने चाकू रहने दिया कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई तो ये चाकू इसकी बड़ी मदद कर सकता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक रॉड एक पेचकस की तरह था। इस बार किसी को क्या शक हो सकता था। सड़क को खाली देखकर वो उठा और इसने बड़े आराम से चलते हुए सड़क पार की और दूसरी तरफ फुटपाथ पर चल पड़ा। इसने बैठे बैठे अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर वक्त देख लिया था। इसकी घड़ी की चमकीली सुइयां रात के 1:45 बजा रही थी। इसे किसी टैक्सी रिक्शा की शिद्दत से तलाश थी, लेकिन सड़क पर कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं था। ये सारा इलाका भारत के महकमे दिफा के कॉम्प्लेक्स के अकब का था और बहुत मुमकिन था कि इस तरह भी रात के वक्त कोई पेट्रोलिंग पार्टी सिक्योरिटी की खातिर गश्त लगा रही हो। ये सोचकर कमांडो उमर सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद अपनी बाएं जानिब एक छोटी सड़क पर मुड़ गया। इस सड़क की दोनों जानिब कोठियां थी जिन पर गहरी खामोशी तारी थी और हर कोठी के बरामदे के ऊपर बत्ती रोशन थी, लेकिन कोई चौकीदार वगैरह नजर नहीं आ रहा था।
कमांडो उमर शहर के गुंजान इलाके की तरफ निकल जाना चाहता था। वो सरकारी इमारतों से ज्यादा दूर हो जाना चाहता था। ये इलाका इसके लिए अजनबी था, वो इस तरह पहले कभी नहीं आया था। रात के वक्त इस इलाके में पुलिस की गश्त लाजमी थी। इसे यही डर था कि किसी सिपाही से मुठभेड़ ना हो जाए। आमने सामने कोठियों वाली सड़क खत्म हो गई थी। अब इसके सामने एक छोटा सा पार्क था। पार्क के गिर्द जंगला भी लगा हुआ था। कमांडो उमर जंगले के साथ साथ चलने लगा। इसने अपना रुख मशरिक की समत ही रखा हुआ था क्योंकि इसे इसी समत जाना था। जैसे पार्क का जंगला खत्म हुआ, अचानक दो आदमी एक तरफ से निकलकर इसके सामने आ गए। उन्होंने गर्दन तक चढ़े हुए काले स्वेटर पहन रखे थे। एक ने सर पर मफलर लपेट रखा था, दूसरे के सर पर ऊनी टोपी थी जो इसने कानों के ऊपर तक खींच रखी थी। पहले तो कमांडो उमर जरा सा ठटका, लेकिन वो देख कर के वो पुलिस वाले नहीं है, इनके करीब से गुजरने लगा तो एक आदमी ने इसका रास्ता रोक लिया। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय का इज़हार करने के लिए कमेंट्स करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।